हेलो एवरीवन, मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मी एंड माई यूट्यूब क्लास। और जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस के सेकंड लेसन का जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे न्यू और डेली अपडेट वीडियो आएगा आपके सब्जेक्ट को लेकर तो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। और अपने अन्य जो हैं क्लास फेलो यानी जो क्लासमेट हैं उनको शेयर करें। एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना जो लेसन है। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर जो आज का अपना जो सेकंड पार्ट का सेकंड जो है वो हम देख लेते हैं, जो लेसन है सेकंड, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको पता है, हमने इस सेकंड लेसन का फर्स्ट पार्ट जो पढ़ा है तो उसमें मैंने आपको बता दिया था पहले से कि शक्ति क्या है, शक्ति के बारे में, यानी शक्ति की जो विचारधारा वो राजनीति के संदर्भ में किस तरह की है, तो वो मैंने आपको समझा है। फिर इसके बाद हमने समझा था शक्ति के रूप के बारे में, ठीक है ना। तो वो 3 रूपों पर हम चर्चा की थी जो आपके इस सिलेबस में है। तो इसके बाद जो आज हमारा जो टॉपिक है, ठीक है ना, वो है शक्ति की संरचना। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे शक्ति की संरचना, ठीक है ना। तो ये आज का अभी अपना जो हमें पढ़ने वाला है वो इस पे है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो वीडियो में दिख रही होगी। तो इस पे देखें, शक्ति की परंपरागत संकल्पना ऐसी क्षमता के रूप में की जाती है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। शक्ति का मतलब यही होता है कि एक के द्वारा दूसरे को या दूसरे के ऊपर अधिकार करना, नियंत्रण करना। ज़्यादातर शक्ति को हम यही समझते हैं कि शक्ति जिसके पास है वो बलशाली है तो वो दूसरों के ऊपर नियंत्रण करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ऐसे में क्या समाज में ऐसे समूह की पहचान कर सकते हैं जो नियमित रूप से किसी अन्य पर शक्ति का प्रयोग करते हो। तो हम यहाँ पे ये अब समझने वाले हैं, या मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे कोई समाज की पहचान हो सकती है जिसमें किसी अन्य पर नियंत्रण स्थापित हो। तो इस बारे में हमारा जो ये टॉपिक है वो आज कि इसके 4 प्रमुख सिद्धांत है, जिसमें हम समझेंगे कि एक व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण या शक्ति का प्रभुत्व न होकर किसी अन्य पर नियंत्रण की जो व्यवस्था है उसी के यहाँ पे टॉपिक को लेकर हम स्टार्ट हैं जो पढ़ रहे हैं, वो है शक्ति की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ पावर। जो अलग अलग जिस तरह से हैं यानी शक्ति के जो विभाजन हो रहे हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो पहला है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। तो ये आपको ध्यान रखना, वर्ग प्रभुत्व यानी जिस तरह के समाज में वर्ग होते हैं, उन कुछ वर्ग हैं वो शक्तिशील होते हैं, संपन्न होते हैं, प्रभावशील होते हैं। तो उस वर्ग का उस राज्य में ज़्यादा प्रभाव स्थापित हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे शक्ति की संरचना के तौर पे पहला ये बताया गया है कि वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। इसको देखें, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अंडरलाइन यहाँ पे एक दिख रहा है आपको, हाईलाइट है, वो है कि आर्थिक आधार पर समाज में 2 विरोधी गुट हो गए, मतलब 2 वर्ग हो गए, ठीक है ना। वो आर्थिक आधार पे हुए हैं। तो इसके आर्थिक आधार पे कौन से 2 गुट है, तो देखिए यहाँ पे आर्थिक रूप से ताकतवर बुर्जुआ वर्ग और दूसरा है आर्थिक रूप से कमजोर। तो इस तरह से समाज में 2 वर्ग हो जाते हैं, जो एक तो संपत्ति या आर्थिक क्षेत्र में कह सकते हैं मजबूत है, संपत्तिशील है, और दूसरा है वो गरीब है। तो इस तरह से समाज में जो 2 हैं वो वर्ग बन जाते हैं। तो इन 2 वर्गों के बीच से फिर क्या है, कहने का मतलब संघर्ष हो गई। तो ये संघर्ष की वजह से हम यहाँ पे ये बात करें कि इस संघर्ष की वजह से कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है वो भी यही मानती है कि जो आज तक का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास, यानी जो हम कह सकते हैं कि अतीत से लेकर जो अब तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं में 2 वर्ग हुए हैं जिनके बीच हमेशा संघर्ष होता रहा है। इन्हीं संघर्ष के दौरान इतिहास भी बनता रहा है और आज भी ये एक तरह से जो है वर्ग संघर्ष की जो व्यवस्था है वो आज भी विद्यमान है। तो इनका मानना है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्सवाद के अनुसार प्रत्येक वर्गीय समाज यानी उस प्रत्येक समाज में जो वर्ग के अकॉर्डिंग वहाँ पे बना है, तो उस समाज में मूलतः शक्ति संरचना एक पावर स्ट्रक्चर इस तरह का बना होता है कि इसमें प्रभुत्व शक्ति होता है वह या तो किसी वर्ग के पास होती है, या कह सकते हैं हम कि कोई राजनीति या अर्थव्यवस्थात्मक रूप में या समाज की जो शक्तिशाली व्यवस्था है, नैतिकता व संस्कृति के आधार पर ऐसा वर्चस्व कायम रहता है। तो ये जैसे 2 वर्ग होते हैं, तो कहने का मतलब यही नहीं कि आर्थिक आधार पर ही 2 वर्ग हो, ये भी हो सकता है कि किसी वर्ग के पास पॉलिटिकल पावर है तो वो उस समाज में ज़्यादा प्रभावशील हो जाता है, और कुछ जो सत्ता में नहीं है, जिसके पास राजनीतिक पावर नहीं है,
तो वो थोड़ा निर्भर कम पावर वाला हो गया, तो इसलिए ऐसे भी दो वर्ग बन जाते हैं। दूसरी हम बात करें कि अर्थव्यवस्था के आधार पर यानी इकोनॉमिक पावर पर वर्ग व्यवस्था है वो हमें देखने को मिलती है राज्य में, और संस्कृति के आधार पे। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि समाज में जो शक्ति है वो दो तरह के विभाजन के तौर पे भी पाई जाती है। वो एक तरह से कि हम आर्थिक क्षेत्र को देखें तो इसमें एक बुर्जुआ वर्ग हो गया, दूसरा गरीब हो गया, ठीक है ना, एक जो निर्धन वर्ग हो गया। तो इस तरह से ये वर्ग संघर्ष के सिद्धांत जैसे हम बात करें तो इसमें इतिहास भी यही कहता है, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर समझे कि आज तक का इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यानी ये जो शक्ति है वो कहीं न कहीं इन वर्गों के बीच संघर्ष का एक कारण भी होती है, और ये अन्य की जैसे हम परिस्थिति की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग भी ये समझ सकते हैं। तो जस्ट हम देखें कि इस तरह से पराधीन वर्ग अपनी स्वाभाविक नियति के रूप में आत्मसात कर लेता है, और फिर जब किसी एक का वर्चस्व उस राज्य उस समाज में हैवी हो यानी ज़्यादा हो जाता है तो दूसरे हैं फिर वो उसकी स्वाधीनता है, मतलब कह सकते हैं उसकी जो वर्चस्व जो पावर है वो मान लेते हैं। तो इस तरह से ये शक्ति विभाजन है वो राज्य के अंदर पाया जाता है वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत को देखें तो। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि शक्ति की संरचना के ऊपर हम पढ़ें तो देखें यहाँ पे नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि समाज में शक्ति के जो आधार पर है तो समाज भी दो तरह से बटा हुआ है, ठीक है ना। अब ध्यान रखें कि विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम समझे कि जो शक्ति संरचना का हम सेकंड यहाँ पे पहलू है जिस पर कह सकते विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है कि विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत भी इस आधार पे टिका हुआ है, यानी उसमें भी ये है कि समाज ही वो दो वर्गों में बटा होता है। यानी एक तो हम ये भी समझ रहे हैं जो आपको देखो यहाँ पे हाईलाइट दिख रहा होगा विशिष्ट वर्ग, यानी एक तो समाज में ऐसा वर्ग होगा जो विशिष्ट है, ठीक है ना, एक स्पेशलाइज कह सकती है VIP कॉलोनी की तरह मान लीजिए, तो एक विशिष्ट वर्ग है जो शक्तिशाली है। तो फिर दूसरा क्या होगा सामान्य वर्ग, जिसके ऊपर उस विशिष्ट वर्ग का प्रभाव है, शक्ति है वो उसके ऊपर निर्भर रहेगी। तो इस तरह से दो वर्ग हो जाते हैं विशिष्ट वर्ग की बात करें तो इस सिद्धांत को हम आगे देखते हुए हम ये समझे कि जो शक्ति जिस तरह से बटी होती है समाज में विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में, तो एक तो स्पेशली एक तरह से समाज होगा, एक वर्ग होगा, दूसरा होगा वो थोड़ा कमज़ोर होगा, तो शक्तिशाली जो विशिष्ट वर्ग हैं वह फिर उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो इस तरह समाज में ये शक्ति विभाजन पाया जाता है। तो उसको आगे हम समझें कि वर्ग विभाजन केवल आर्थिक आधार पर ही नहीं होता, जिस तरह से कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो विभाजन प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से संबंधित होती हैं। तो यहाँ पे ये हम मानते हैं कि वो विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत भी ये कहता है कि आर्थिक आधार पर ही वर्ग है वो विभाजन नहीं होता है, इसके अनेक आधार हैं जैसे कुशलता, ठीक है ना, हम स्किल्स को देखें, आनुमानसिकता के आधार पर भी होता है कि किसी के पास आनुमानसिक पावर आता है, यानी एक जो सत्ता के ऊपर हम समझे कि जैसे राज शासन या राजतंत्र व्यवस्था की बात करें तो एक राजा है जिसका पुत्र है वो उत्तराधिकारी होता है। तो इस तरह से शक्ति की जो व्यवस्था है वो वंशानुगत रूप में भी पाई जा सकती है, और संगठन के रूप में किसी के पास शक्ति ज़्यादा हो पाती है या हो जाती है, या कोई समाज में ऐसे बुद्धिशील वर्ग है वो एकजुट हो जाते हैं तो वो शक्ति का जो केंद्रीकरण है वो उन एक के पास हो जाता है, तो दूसरा जो सामान्य वर्ग है वो पीछे उसके अधीन है, उसके नियंत्रण में रह जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे बताने का ये प्रयास किया है कि विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ये मानता है कि एक आर्थिक वर्ग ही ऐसा नहीं है जिसके आधार पर शक्ति है वो बटी रहती है, बल्कि इसके अलावा भी ऐसे अन्य आधार है जिस आधार पर हम ये मानते हैं कि शक्ति है वो राज्य के अंदर विभाजन के तौर पर पाई जाती है। सामान्य एक वर्ग होता है और एक विशिष्ट वर्ग होता है जिसमें कुछ विशिष्ट तत्वशील समाज के लोग हैं वो रहते हैं, तो वो एक वर्ग हैवी हो जाता है, तो वो उसका प्रभाव वो अन्य पर सामान्य वर्ग पे पड़ता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हुए आगे बढ़े कि इन योग्यताओं के आधार पर प्रत्येक देश या प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था में समाज का छोटा वर्ग उभर कर आता है जो शक्तिशाली होता है। जैसे आपने समझा होगा कुलीन वर्ग, जैसे हम जैसे देखते हैं ना कि राज्य की जो व्यवस्था है कई राजतंत्रात्मक होती है, लोकतंत्रात्मक होती है, कहीं पे राज्य का कुलीन वर्गीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, यानी उस राज्य में कुछ गिने चुने लोग होते हैं, उन गिने चुने लोगों के द्वारा पूरे राज्य की शासन व्यवस्था वो चलाई जाती है, ठीक है ना। कुछ बुद्धिजीवीशील वर्ग है तो फिर वो कुछ बुद्धिशील वर्ग यानी विशिष्ट वर्ग हो गए, और बाकी जो पॉपुलेशन है वो एक सामान्य वर्ग में आएगी। तो कुछ वर्गों के द्वारा पूरे राज्य व्यवस्था पर शासन किया जाता है। तो इस तरह से ये जो नया वर्ग है वो छोटा वर्ग है, लेकिन वो एक प्रभावशाली वर्ग के रूप में राज्य में उभर कर सामने आता है। तो ये हम विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की बात करें, यानी शक्ति
की संरचना या शक्ति के विभाजन की बात करें तो राज्य में इस तरह की व्यवस्था में देखने को मिलती है। फिर आगे देखें कि एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझे, देश के राजनेता, आप समझ लीजिए देश के राजनेता, प्रशासक, उद्योगपति, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर, ये मिलकर एक अलग वर्ग बना देते हैं। तो इसके अलावा जो दूसरा वर्ग है वो एक अलग हो जाएगा। तो समाज में आप समझ गए, एक तो हो गया विशिष्ट वर्ग और एक हो गया जन सामान्य वाला वर्ग। तो विशिष्ट वर्ग उसका प्रभाव कहीं ना कहीं राज्य में ज़्यादा रहेगा, तो वो फिर सामान्य वर्ग पे उसका प्रभाव है वो बना रहेगा। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है और वापस से एक बार दोहरा देता हूँ कि एक विशिष्ट वर्ग कैसा हो सकता है, यानी उसमें इस विशिष्ट वर्ग को कैसे हम समझें। तो आपको ये समझना है कि देश के राजनेता, प्रशासक, जो शासन को चलाने वाले प्रशासक, उद्योगपति, वकील, प्रोफेसर और जो डॉक्टर हैं, तो ये जो एक विशेष वर्ग के अंदर हो गए, इन विशेष वर्गों का एक समूह हो जाता है। तो समाज में इसका कह सकते हैं संख्यात्मक रूप में मूल्य तो कम होगा, लेकिन ये विशिष्ट वर्ग की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये फिर अन्य जन सामान्य के ऊपर उनकी अपनी हुकूमत है वो स्थापित कर लेते हैं। तो इस तरह से समाज में विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत के आधार पर दो वर्ग बन जाते हैं। तो इसके हम जैसे अन्य देशों में एग्जाम्पल देखें कि किस इस तरह की व्यवस्था रियली में पाई गई है वहाँ पे। तो देखें इटली के विल्फ्रेड प्रेटो, ये वहाँ पर एक तरह विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत की बात की जा रही है, जिसमें शक्ति विभाजन पाया गया, जिसमें उसकी सोसाइटी, मतलब इसकी जो संगठन का नाम था द माइंड एंड सोसाइटी। फिर हम बात करें गीतानो मॉस्का, गीतानो जो मॉस्का, ये भी एक यहाँ पे संगठन की बात कर रहे हैं हम। तो ये कहीं ना कहीं जो है उस शासन व्यवस्था में यानी विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये व्यवस्था है वो शक्ति विभाजन के तौर पे पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं, तो उसको यहाँ पे ध्यान रखें कि जो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें तीसरा जो इसमें शक्ति विभाजन का जो पॉइंट है वो आप समझे, नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत को ये समझना है कि जो नारी प्रधान जो व्यवस्था है, यानी कह सकते हैं कि नारीवादी सिद्धांत का मानना है कि समाज में शक्ति के विभाजन का आधार क्या है, लैंगिक है। लैंगिक मतलब ये है कि जो नारी व्यवस्था वर्ग है वो ये मानता है कि इस राज्य में, समाज में बहुत समय से हम ये देखते आ रहे हैं, मतलब उनका ये मानना है कि हम बहुत समय से ये देखते आ रहे हैं कि समाज में कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग है वो ज़्यादा प्रधान हो जाते हैं, यानी पुरुष वर्ग है वो प्रभावशील होते हैं। तो इस वजह से जो महिला है वह पिछड़ रही है, उनको अपना जो कह सकते हैं कि जो वास्तविक समाज में जो उनका जो हक होता है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। तो इसलिए नारी संगठन है वो संगठित होकर अपना एक राज्य में अपना एक कह सकते हैं मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो इस तरह से वो एक वर्ग अलग बन जाता है। नारीवादी सिद्धांत ये मानता है कि हम अपने नारी उत्थान के लिए अपना प्रयास करेंगे। तो इस तरह से जो अन्य हैं, जो पुरुष प्रधान है, वो फिर एक अलग हो जाता है। तो इस तरह से समाज में ये एक शक्ति का विभाजन हो पाता है, जिससे एक नारी वर्ग से समाज बन जाता है और दूसरा जिसका इसके विरोध में हो जाता है। तो इस तरह से समाज की सारी शक्ति पुरुष वर्ग के पास है, यानी वापस वही दोहरा रहे कि समाज की सारी शक्ति पुरुष वर्ग के पास है, जो महिलाओं के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। ये जो विचार है वो मानती है, वो नारीवादी सिद्धांत वो कहते हैं कि जो प्रभाव है शक्ति का वो कहीं ना कहीं पुरुषों के पास ज़्यादा है। अतः इस वजह से या इस कारण यूरोप में नारी मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुए, मतलब वो इसलिए हुए कि वो समाज में अपना हक पाना चाहते हैं। तो वे फिर शक्ति का जो केंद्रीकरण है वो अपने पास लाना चाहते हैं, यानी जो नारी शक्ति है वो उस राज्य में प्रभावी भूमिका निभाना चाहती है। तो इस वजह से समाज में फिर दो वर्ग बन जाते हैं, एक तो पुरुष प्रधान हो जाता है पुरुष वर्ग की शैली का, दूसरा है नारीवादी सिद्धांत। तो इस तरह से ये शक्ति का सिद्धांत है वो नारीवादी सिद्धांत के रूप में यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा हम यहाँ पे बात करें बहुलवादी सिद्धांत इसको समझना है। जैसे हम बात कर रहे हैं तो आपको ये समझना है कि बहुलवादी सिद्धांत ये शक्ति विभाजन का स्वतः सिद्धांत है जो हम बात कर रहे हैं। तो इसमें बहुलवादी सिद्धांत जो है वो उपयुक्त तीनों से थोड़ा भिन्न है, इसका जो विचार वो भिन्न है, क्योंकि जैसे इससे पहले हमने देखा है वर्ग प्रभुत्व का, ठीक है ना, वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत जिसमें दो वर्ग होते हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रभावी होता है, दूसरा है उसके अधीन हो जाता है। विशिष्ट वर्ग सिद्धांत की बात करें जो अभी हमने जस्ट पढ़ी, नारीवादी सिद्धांत, तो ये सभी मतलब जो तीनों हैं जिसको हमने अभी इससे ऊपर पढ़ा है, मतलब समझाया है आपको। तो ये दावा करते हैं कि शक्ति का प्रयोग समाज के दो वर्गों के पास ही है,
दो वर्गों के पास मतलब जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको समझाया वर्ग शक्ति विभाजन के अंतर्गत तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जिसमें एक जो वर्ग है वो बुर्जुआ वर्ग और एक है वो निर्धन वर्ग हो जाता है। तो समाज में दो वर्ग होते हैं जो शक्ति को केंद्रीकरण कर लेते हैं, यानी एक के पास ज़्यादा होती है एक के पास कम होती है, तो ये संघर्ष होता रहता है। दूसरा हमने बात करी विशिष्ट वर्ग सिद्धांत, यानी ये भी मानता है कि समाज में दो वर्ग होते हैं, एक तो कोई विशिष्ट वर्ग होता है जिनके पास समाज का बहुत ज़्यादा है वो पावर या सामर्थ्य होता है, दूसरा है जन सामान्य, तो इनमें भी संघर्ष की व्यवस्था पाई जाती है, यानी शक्ति का विभाजन होता है। तीसरा जब अभी पढ़ा कि नारीवादी सिद्धांत, तो नारीवादी सिद्धांत ये कहता है कि कहीं ना कहीं पुरुष है वो उनका प्रभाव है राज्य में ज़्यादा होता है, शक्ति का केंद्रीकरण उनके पास होता है, तो नारीवादी सिद्धांत मानते हैं कि हमें अपने राज्य में अपना हक पाने के लिए लड़ना चाहिए। तो इस वजह से वहाँ पे दो वर्ग बन जाते हैं। तो ये जो तीन थे वो तीनों कहीं ना कहीं वर्ग जिसमें दो वर्ग पाए जाते हैं जो एक दूसरे के ऊपर श्रेष्ठता की बात करते हैं, जबकि जो बहुलवादी सिद्धांत है जो मैं अभी बता रहा हूँ वह इन तीनों से थोड़ा अलग है। वो कैसे है तो देखिए, बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार समाज में सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर अनेक समूह में बटी होती है। बहुलवादी मतलब बहुत जनों के पास, समझ रहे ना। जैसे इससे जस्ट पहले हम शक्ति विभाजन की ये तीन जैसे पॉइंट की चर्चा की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जैसे ये लग रहा होगा कि दो वर्ग हैं, जो एक प्रभावशील होता है दूसरा कमजोर होता था, इन दोनों वर्गों के बीच में ही समाज की शक्ति विभाजन प्रक्रिया चलती है। लेकिन बहुलवादी सिद्धांत है वो इन तीनों से थोड़ा भिन्न है, ठीक है ना। तो वो किस तरह से भिन्न है, वो जैसे ये बात ही यहाँ पे कर रहे हैं कि बहुलवादी सिद्धांत ये मानता है कि समाज की जो सारी शक्ति है, जो पावर है, जो समाज को चलाए रखने के लिए होता है, तो वह किसी एक वर्ग के हाथ में नहीं होता। जैसे पहले हमने बात करी कि कुछ विशिष्ट वर्ग है, कमजोर वर्ग है, तो विशिष्ट वर्ग के पास पावर है। तो बहुलवादी सिद्धांत ये नहीं मानता। बहुलवादी सिद्धांत ये कहता है कि समाज में जो शक्ति है वो एक के हाथ में न होकर समाज के बहुत जनों के हाथ में होती है, यानी एक समूह है, समूह के हाथ में होती है। तो इस तरह से ये बहुत का मतलब ज़्यादा, ठीक है ना, अधिक राज्य में अधिक से अधिक लोगों के पास है वो शक्ति होती है। तो इस तरह से जो शक्ति का जो ये जो सिद्धांत है वो बहुलवादी सिद्धांत कहलाता है। तो उदारवादी या उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन समूह के बीच सतत सौदेबाजी चलती रहती है, अतः शक्ति के आधार पर समाज में शोषणकारी व्यवस्था नहीं होती। और फिर जैसे कि आप देख रहे हैं कि जी बहुलवादी सिद्धांत ये मानता है कि अगर शक्ति है वह किसी एक वर्ग विशेष के पास न रहकर जन सामान्य यानी अधिक से अधिक लोगों के पास जब वो शक्ति है वो समान रूप से पाई जाएगी, तो वहाँ पे समाज में कई शोषण की जो व्यवस्था है वो नहीं रहेगी, यानी शोषण नहीं हो पाएगा। यह भारतीय अवधारणा है जो शोषण व वर्ग संघर्ष पर आधारित न होकर उत्तरदायित्व आधार पर है, और जिसकी मान्यता है कि शक्तिशाली होने का अर्थ है सार्वजनिक हित के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना। इनमें शक्तिहीन को शक्ति संपन्न बनाकर समृद्ध समाज की स्थापना पर जोर देना। और बहुलवादी सिद्धांत में यह भी माना जाता है कि जो समाज में शक्ति है वो बहुजनों के पास हो ताकि जो शोषण कम हो। तो इस वजह से अगर कोई समाज से पिछड़ा हुआ है तो उसे भी समाज में मुख्य धारा के यानी एक तरह से इक्वल लाने का प्रयास किया जाए, उसको शक्ति संपन्न बनाकर समाज में समरस भावना है वो स्थापित की जाए। तो इस तरह से ये शक्ति विभाजन के हम जो चार जो पॉइंट थे वो सिद्धांत थे जिसको हमने समझा है। तो ये आप मेरा मानना कि आप समझ गए होंगे किस तरह से शक्ति जो विचारधारा वो राज्य में उनके जो रूप है उनके सिद्धांत वो चलते हैं, जो आप राजनीति के संदर्भ में समझे हैं। नेक्स्ट आप समझे इस जैसे अपने लेसन का टाइटल ही था शक्ति, सत्ता और विविधता के बारे में। तो जस्ट अब हम पढ़ रहे हैं सत्ता के बारे में। तो सत्ता को आपको समझना है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, आपको इसको अच्छे से समझना है क्योंकि सत्ता है वो कहीं ना कहीं एक तरह से राज्य की व्यवस्था के अंतर्गत ही आती है। तो सत्ता का मतलब कहते हैं ना कि जैसे एक राज्य होता है तो राज्य में राजा है तो उसके पास राज्य की सत्ता होती है। वह किस वजह से है, क्योंकि एक तरह से वो वंशानुगत है, राजा के द्वारा यानी उसके पिता के द्वारा उसे वो व्यवस्था उससे शक्ति और सत्ता दी गई, तो उसको पालन कर रहा है। तो इस वजह से सत्ता कहीं ना कहीं शक्ति का रूप ही है। अब यहाँ पे शक्ति और सत्ता को हम कैसे समझें, तो आपको ये समझना है कि एक जो पावर होता है जिसको लोगों पर प्रभाव या अधिकार जमाने के लिए किया जाता है, तो अधिकार एक तरह से तो ये होता है कि शक्ति है वो एक ज़बरदस्ती उस व्यक्ति के ऊपर लागू की जाती है जिससे क्या हो कि वह दूसरों की आज्ञा माने, ठीक है ना, उनके कार्यों या उनके जो भी ऑर्डर है यानी आज्ञा है उनका पालन करे, उनके आदेशों के अनुसार चले। तो वो शक्ति ज़बरदस्ती किसी के ऊपर प्रभाव जमाने की होती है। दूसरा हम यहाँ पे बात करें कि अगर वो शक्ति है उस शक्ति विश्वास के रूप में लोगों के संदर्भ में आ जाए, यानी उस शक्ति को लोग सही मानते हैं, वो लोग ये माने, जनता ये माने कि जो शक्ति
के द्वारा जो व्यवस्था स्थापित की जा रही है वह हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। और हमें इसमें हमारा और हमारे परिवार, हमारे राज्य का कल्याण होगा। तो इसलिए वह फिर उस व्यवस्था को अपना लेते हैं। तो जो शक्ति है वह सही और कानूनी हो जाती है, लीगली हो जाती है, यानी सही हो जाती है, जो उन लोगों के ऊपर लगाई जाती है, तो वो सत्ता का रूप हो जाती है, ठीक है ना। अथॉरिटी, जैसे कहते हैं ना कि मुझे डॉक्यूमेंट पे साइन कराने हैं, तो फिर कहा जाता है कि आप एक जो अधिकृत व्यक्ति है उसके हस्ताक्षर करवाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अधिकृत मतलब जिसको ये काम दिया गया है और ये व्यवस्था है कि वो सही कर रहा है, तो इसलिए हम एक उस व्यक्ति के पास जाते हैं जहाँ से ये वेरीफाइड हो जाता है। तो वो व्यक्ति जिसके पास पावर है और वह पावर सही है, अनुकूल है सत्ता के रूप में, तो उसका जो व्यवस्था है उनको लोग अपनाते हैं। तो इसको हम अपने इस बुक की लैंग्वेज में समझे, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। शक्ति प्रत्येक जगह सही नहीं हो सकती, ये भी बात सही है। शक्ति हर जगह सही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जैसे आपने समझा होगा या कहीं ना कहीं देखा होगा कि कुछ लोग हैं वो अपनी हुकूमत, अपनी एक एक्स्ट्रा क्या कह सकते हैं पावर दिखाने के लिए कहीं ना कहीं लोगों पर अपने अत्याचार करते हैं। तो इस ये अत्याचार शक्ति का रूप नहीं हो सकता। तो अनेक बार हम शक्ति के भय के कारण मजबूरी में उससे या उसके कार्य को हम स्वीकार कर लेते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हम उससे उलझ गए तो हमारा नुकसान हो जाएगा, इसके तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके तो पास बहुत पावर है या ये संपत्ति है तो इसके कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर हमने इसकी बात नहीं मानी तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो वो इस वजह से हम उसके कार्य को ज़बरदस्ती कर लेते हैं, हम उसकी हुकूमत को मान लेते हैं भय के कारण। तो वो शक्ति है वो यहाँ पे ज़बरदस्ती हमारे ऊपर हावी हो रही है, तो ये सही नहीं है, अनुकूल नहीं है। तो ये यहाँ पे बताने का ये प्रयास है कि शक्ति हर जगह सही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अत्याचार के रूप में जब शक्ति हमारे ऊपर जब स्थापित की जाती है तो वो एक अनुकूल नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ये समझना है कि सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है जिसके कारण उसे सही मानकर स्वेच्छा से उसके आदेशों का, निर्देशों का पालन किया जाता है। तो यहाँ पे समझना है कि जो शक्ति हमारे ऊपर लागू की जा रही थी, ठीक है ना, वह शक्ति हम लोगों ने मिलकर ही बनाई है। यानी वो जिस तरह से शक्ति व्यवस्था है वो हमारे ऊपर हमें उस कार्य को कह रहे हैं कि आगे से ऑर्डर है कि आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसे ये हक किसने दिया? हम लोगों ने दिया। तो फिर वो एक तरह से सत्ता होती है, उस सत्ता के साथ जब शक्ति मिलती है, यानी सत्ता मतलब वो एक ऐसी व्यवस्था है जो सही है, उसको हम मानते हुए शक्ति जब उसके साथ मिलती है तो वो सत्ता का रूप होती है। जैसे आप मान लीजिए आप बाइक लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, तो चौराहे पर आपने जैसे ही देखा है वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होता है, तो ट्रैफिक पुलिस इशारा करता है गाड़ी रुकने के लिए, ठीक है ना, तो हम गाड़ी रोकते हैं। और जब वो ग्रीन लाइट होती है तो हम निकलते हैं। तो यहाँ पे आप ये समझ रहे हैं ना, यानी वो रुकने को कह रहा है, लेकिन वह शक्ति के बल, शक्ति तो उसके पास है ही, लेकिन उसको सत्ता का पावर है। सत्ता का पावर यानी हमारे द्वारा सरकार बनाई गई है और सरकार ने हमारी व्यवस्था, हमारे अच्छे समाज के लिए उन्हें ये काम सौंपा गया है, तो वह शक्ति के तहत सत्ता का प्रयोग कर रहा है, ठीक है ना। तो हम उनकी इस सत्ता को अनुपालन कर रहे हैं, उनको मान रहे हैं। यानी जो शक्ति है जिसका प्रभाव लोगों के लिए सही होता, अनुकूल है, यानी शक्ति है उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह अनुकूल, नैतिक और लीगल है, तब वह शक्ति सत्ता बन जाती है। समझ रहे हैं ना। शक्ति सत्ता कब बनेगी? जब आपको समझना है कि उसमें नियम, आदेश ऐसे हैं जो सही है, समाज के लिए है, और उन आदेशों को हमारे हित के लिए बनाया गया है, तो वो शक्ति फिर सत्ता के रूप में हमारे सामने आती है। और हम उन पुलिस की जो कैसे ट्रैफिक जिस तरह के वो नियंत्रण करता है, तो हम उनके आदेशों को पालन करते हैं, और हम उनके आदेशों को पालन करते हैं, तभी वह शक्ति सत्ता के रूप में हमारे सामने आती है। तो इसको यहाँ पे देखें, इस तरह शक्ति के साथ जब वेदता जुड़ती है, समझ गए ना, वेदता का मतलब वेद, लीगल, वैलिड। जैसे आप कहते हैं ना ये जो कार्ड है वो एक्सपायर हो रहा है, यानी इनवैलिड हो रहा है, तो इनवैलिड होना मतलब उसकी जो डेट है वो समाप्त हो रही है। तो इसी तरह वेद कब होगा?
जब वह उस समय के अकॉर्डिंग उसको वो कार्य दिया जा रहा है, वो इसके अंतर्गत है, वो हमारे ऊपर जो व्यवस्था स्थापित हो रही है। तो लीगल का मतलब ये हो गया कि उसे वो काम करने के जो समय दिया गया वो सही है, लीगल है, वैध है। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ती है, वैधता यानी एक तरह से सही निर्णय है, सही निर्णय वह जब शक्ति के साथ जुड़ता है तभी सत्ता है वो कायम होती है। ठीक है ना। आप एक सत्ता का जैसे हम राजनीति के अंतर्गत देखें तो सरकार है वो हमारे ऊपर कानून बनाती है, हमारे लिए जो व्यवस्थाएं बनाती हैं, ठीक है ना। हम उनके पालन क्यों करते हैं? क्योंकि वो सत्ता का रूप है। और वह सत्ता किस तरह से हुई? तो हमारे द्वारा प्रतिनिधि चुने गए, क्योंकि हमने उनको सुना और वे सरकार के तौर पे जब कार्य करने लगे तो उन्होंने जो हम ही ने उनको बनाया है, वह सरकार में अपने पद के तौर पे कार्य करते हैं, तो वो राज्य के हित के लिए कानून बनाते हैं। और हमें पता है कि हमने उन लोगों को सुना है तो वो सही करेंगे, तो इसलिए हम उनके आदेशों को मानते हैं, हम उनके कानूनों के या उनके योजनाओं के अनुसार चलते हैं। तो इस तरह से आपको समझना है कि हमने उनको शक्ति दी सरकार में बैठने की, कानून बनाने की, और वे जो कानून हैं शक्ति के तहत वैध हो गए, यानी हमने उनको वैधता है वो प्रदान की, तब वह शक्ति के तौर पे जो वैध व्यवस्था है वो स्थापित कर रहे हैं, यानी उनके पास सत्ता आ गई है और वह सत्ता वैध है क्योंकि हमने उसको स्थापित करने की व्यवस्थाएं दी है। तो इस तरह से शक्ति के साथ वैधता जुड़े तब सत्ता स्थापित होती है। समझ रहे हैं ना। तो इसको हम यहाँ पे अपने जो विचारक हैं इनके बारे में जो यहाँ पे अपने नोटबुक में है, आपको मैं चाहता हूँ कि इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरह से याद रखें, जो यहाँ पे मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। तो देख लीजिए जिस तरह से मैं यहाँ पे हाईलाइट किया है। दूसरे शब्दों में हम ये समझें, या आपको कहीं भी अगर कोई कहे कि सत्ता क्या है तो आपको एक शब्द में बताना है कि सत्ता क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो आपको एक शब्द में बताना है कि वेद शक्ति ही सत्ता है। समझ रहे ना। वेद शक्ति, वेद शक्ति का मतलब है लीगल रूप में जो पावर है वही सत्ता होती है। लीगल रूप में, कानूनी रूप में जिसके पास शक्ति होती है वही सत्ता होती है। जैसे पुलिस के पास पावर है और उसे वह कार्य करने के लिए उसके पास वैधता है, वो लीगल रूप में काम कर रहा है, तो उसके द्वारा जो शासन व्यवस्था चलाई जाएगी, व्यवस्था, शांति व्यवस्था, वो सत्ता के तौर पे कार्य की जाएगी। समझ गए ना। तो आपको मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से ध्यान रहे। छोटे प्रश्न इसी तरह से आपके एग्जाम में आते तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, बस्टर्ड ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है, आप यहाँ पे हाईलाइट के रूप में देख सकते हैं स्क्रीन पर, सत्ता व्यक्ति की प्रयोग का संस्थात्मक यानी संस्था जो होती है उसके तहत अधिकार होता है। तो जैसे आप समझ रहे हैं एक संस्था होती है वह लीगल कह सकती है कि उसको अधिकार दिया है कि जो वो कार्य करेगी वह लीगल रूप में सही होगा, तो वह शक्ति के तहत सत्ता को भी अपनाते हुए जो व्यवस्था स्थापित करती है वह सत्ता का रूप होती है। इसको यहाँ पे जस्ट आगे देखें, हेनरी फ्योल ने बहुत ही अच्छी जो विचार है उन्होंने दिया है, आप जरूर देखें, यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दें। हेनरी फ्योल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार है। सत्ता क्या है? आदेश देने का अधिकार है और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। समझ गए ना। एक बार इसको वापस अपने एक तरह से व्यवहारिक तौर पे इसको समझें तो सत्ता आदेश देने का अधिकार है, यानी जो सरकार है वह आदेश देती है। जैसे आपने देखा होगा अभी 4 तारीख को स्कूल खुलने वाली थी, ठीक है ना। तो फिर जो अपनी राजस्थान सरकार है तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा कि हम यहाँ अब इस समय की परिस्थिति को देखते हुए स्कूल है वो आगे पोस्टपोन करते, खोलने का जो समय है वो 15 या उसके बाद रख सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने है वो उनके पास सत्ता है, क्योंकि हमने उनको सत्ता यानी लीगल रूप में उनको ये कार्य दिया है करने के लिए, तो उनके पास आदेश देने का ये अधिकार हो गया। और आदेश जो हम उसके आदेशों का पालन कर रहे हैं वह एक शक्ति है। सत्ता उनके पास है, वो आदेश दे रहे हैं और आदेश को हम मान रहे हैं, वो उनके पास शक्ति के रूप में व्यवस्था रहती है। तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से नेक्स्ट देखिए, हम जब भी ये आपको समझ गया, जहाँ तक हम पढ़ रहे हैं आपको ये थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा कि सत्ता पालन, सत्ता की जो व्यवस्था है उसको हम मानते हैं, सत्ता जो एक तरह से वेद है। तो अब ये आपको ध्यान रखना है कि हम इस सत्ता का पालन क्यों कर दें, हम सत्ता का पालन
क्यों करते, तो आपको थोड़ा बहुत तो हिंट आ गया होगा कि सत्ता का पालन क्यों करते, क्योंकि वो सही है। उनकी जो व्यवस्था होती है, वो आदेश होते हैं, वो कहीं ना कहीं समाज और अपने हित के लिए होते हैं, इसलिए हम उनके जो सत्तात्मक रूप में जो व्यवस्था होती है उसका पालन करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सत्ता पालन के कुछ आधार है। यानी आपको ये ध्यान रखना है, और एग्ज़ाम में भी आता है कि सत्ता का जो पालन करवाया जाता है, तो इसलिए क्या आधार होने चाहिए कि लोग उस सत्ता का, उस राज्य की जो सत्ता है उसका पालन करें, तो इसके लिए क्या आधार होना चाहिए, तो वही मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला जो आधार है वो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि लोग हैं वो सत्ता का पालन क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है सत्ता पालन करने या करवाने का। सत्ता पालन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है अधीनस्थों का सत्ताधारी के प्रति विश्वास। बहुत जरूरी, आप ध्यान रखें, ठीक है ना। हमने अपने कुछ राज्य में से व्यक्तियों को चुना और वे सरकार के अंतर्गत स्थापित थे और उन्हें हमें सत्ता है कार्य करने के लिए, उनके पास सत्ता है का अधिकार स्थापित हो गया है। तो फिर वे जो आदेश देते हैं हम उन आदेशों का पालन करते हैं, तो हमें उन पर क्या है, विश्वास है, ट्रस्ट है, क्योंकि हमने ही तो उन्हें सरकार में बैठाया है, हमने ही उसे सत्ता है वो सौंपी है सबने मिलकर। तो इस तरह से फिर हम उनके अंतर्गत उनके आदेशों का पालन करते हैं, तो हमें उन पर विश्वास है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हम सत्ता का पालन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उस सत्ता के ऊपर, उस सत्ता की तरफ जो व्यवस्था चल रही है, जो व्यवस्था हो रही है, जो सरकार चल रही है, उन पर हमें विश्वास है। तो पहला पॉइंट हो गया कि सत्ता पालन का आधार क्या है, विश्वास, ट्रस्ट। तो ये जितना गहरा होगा सत्ताधारी के आदेशों की पालना उतनी ही सरलता से हो जाएगी। यानी जितना गहरा हमें विश्वास होगा उस सत्ता के ऊपर, हम उनके आदेशों का पालन उतना अच्छे से करेंगे। दूसरा पॉइंट कि सत्ता पालन क्यों की जाती है, यानी इसका आधार क्या है कि लोग सत्ता का पालन करते हैं। तो देखिए एक रूपता, यूनिटी, ठीक है ना, एक रूपता। और यहाँ पे एक रूपता को इस तरह से समझना है कि सभी को एक विजिबिलिटी देखा जाए। विचारों और आदर्शों की एक रूपता भी सत्ता का महत्वपूर्ण आधार है। वैचारिक एक रूपता स्वतः ही आज्ञा पालन की स्थिति को पैदा कर देती है। इसी कारण राज्य व्यवस्था उदारवाद, समाजवाद आदि विचारों का सहारा लेती है। एक रूपता का मतलब ये हो गया कि सरकार है वह जब सत्ता के तहत अपने आदेशों का पालन करवाती है, तो उनके आदेश होते हैं वह एक रूप में, ऐसे नहीं कि वह एक दोगली तरह से होती है। दोगली का मतलब ये है कि कुछ व्यक्ति जो सत्ता का पालन करे, कुछ नहीं करे, यानी सरकार के द्वारा अलग अलग रणनीति अपनाई जाती है, कुछ के लिए अच्छी रहती है, कुछ के लिए नहीं। यानी यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि सरकार के द्वारा या सत्ता व्यवस्था के द्वारा जो आदेश जारी किए जाते हैं वह सभी के लिए समान हो, सभी को उस लोगों को भी विश्वास हो कि सरकार के द्वारा जो व्यवस्था है जो आदेश दिए जा रहे हैं वह सबके लिए समान रूप में है, एक रूप में है। तो ये एक रूपता ही लोगों को सत्ता का पालन करवाने की एक स्थिति, एक विश्वास, एक परिस्थिति है जो उनमें पैदा करती है। फिर नेक्स्ट हम देखें कि जो बात करें कि सत्ता का पालन होना चाहिए तो इसके क्या आधार हैं। तो नेक्स्ट है लोकहित। लोकहित आप समझ गए होंगे। लोकहित मतलब कि सत्ता के द्वारा जितनी भी कार्य आदेशों का जो पालन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं लोकहित का भाव है वो निहित है, ठीक है ना। यानी वह जो सत्ता है वो उसके द्वारा जितने भी कार्य हो रहे हैं, राज्य के अंदर हो रहे हैं, लोगों के द्वारा करवाए जा रहे हैं, तो इसमें उनका जो मेन उद्देश्य, मोटो है लोकहित। जैसे आप समझ लीजिए वर्तमान में सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं अगर चलाई जा रही हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि सरकार जितने भी योजनाएं स्थापित करती है वह राज्य के लिए होती है, लोगों के लिए होती है, समाज के लिए होती है। तो इसका उद्देश्य क्या हुआ, लोकहित हुआ। यानी सत्ता उसके पास, सरकार के पास है और उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो लोकहित में क्या किया जा रहा है। जैसे आप एक नॉर्मली एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, ठीक है ना, कि आपके जो परिवार के जो प्रमुख हैं तो हम उनको सम्मान देते, आदर देते, क्योंकि हमें पता है कि उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है वह सही होता है और हमें कुछ करने को कहेंगे तो वो हमारे लिए बिल्कुल सही होगा। हमें अपने भविष्य के लिए वो गाइडलाइन करेंगे, तो इसका मतलब उन्हें पता है और वो हमें जो कार्य करने के लिए दे रहे हैं उसको हमें भी विश्वास है कि वो सही करने के लिए कह रहे हैं। तो उनका जो जिस तरह का जो विचार है हमारे
संदर्भ में होता है तो वह एक लोकहित में होता है। यानी वो जो भी कार्य हमें करने को दे रहे हैं, हमारे लिए जो दिशा निर्देश देते हैं, हमें जो कहते हैं कि आप ये कीजिए, फ्यूचर में आप अच्छा बनना चाहते हो तो आपको ये करना चाहिए, तो उनका उद्देश्य क्या होता है? लोकहित में। यानी जो इस तरह से हम ये समझें, जो सत्ता है वह लोगों के ऊपर जब स्थापित होती है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? लोकहित। जितना अधिक राज्य समाज का हित हो उतनी ही सत्ता है वो ज़्यादा स्थापित होगी और लोग उस सत्ता का पालन करेंगे। समझ रहे हैं ना? क्योंकि जैसे आपने कहीं देखा, अगर तानाशाह की सरकार स्थापित हो जाती है तो फिर वहाँ पे शक्ति हैवी हो जाती है, शक्ति है वो लोगों पर ज़बरदस्ती हैवी की जाती है, तो इस तरह से वहाँ पे सत्ता समाप्त हो जाती है। लोग उनके आदेशों को नहीं मानते हैं क्योंकि वहाँ पे सत्ता नहीं है। सत्ता का मतलब वेद विश्वास है, वो समाप्त हो जाता है। लोकहित व्यवस्था नहीं है उनमें। तो आपको ध्यान रखना है, लोग सत्ता का पालन क्यों करते हैं, सत्ता का पालन क्यों होना चाहिए? क्योंकि सत्ता का एक गुण है लोकहित। जो व्यवस्था स्थापित होती है वो लोकहित में होती है। तो यहाँ पे देखें स्क्रीन पर, लोक कल्याण भी सत्ता का महत्वपूर्ण आधार है। हम राज्य के अधिकांश कानूनों की पालना केवल दंड शक्ति के दबाव में नहीं करते, अपितु इसलिए करते हैं कि वे लोकहित को बढ़ावा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति हैं वो कर जमा करते हैं, ठीक है ना, तो अब वो रेगुलर करते हैं, वो इस डर से नहीं करते कि भाई हमने टैक्स जमा नहीं किया तो हमें दंड मिल जाएगा, या ठीक है ना, वो इसलिए भी करते हैं कि कहीं ना कहीं जो टैक्स है वह हमारे द्वारा जो सरकार को भेजा जा रहा है वो कहीं ना कहीं राष्ट्र के काम में आ रहा है। दूसरा एक और एग्जांपल देख लीजिए कि हम बात करें लोकहित के रूप में, तो हम यातायात का पालन क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम यातायात का नियम का पालन करेंगे तो दूसरे भी करेंगे। तो इस तरह से जिस तरह की यातायात की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप में चलेगी और जोखिम कम होगा, तो हम यातायात के नियमों की पालना करते हैं। तो अब यहाँ पे आप ये समझ रहे हैं, सरकार के द्वारा ये व्यवस्था बनाई गई है, यानी सत्ता ने ये आदेश दिया है, सत्ता के द्वारा ये व्यवस्था की गई है, आप यातायात नियमों का पालन करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये समझ रहे होंगे कि सत्ता एक तरह से विश्वास होता है लोगों का उस सत्ता के प्रति। तो जब अगर कहीं उसमें पावर नहीं भी हो फिर भी सत्ता का पालन जरूर होता है, ठीक है ना, क्योंकि लोग उनको ये समझ के मानते हैं कि अगर हम उस व्यवस्था को अपनाएंगे तो इससे हमारा ही फायदा है। तो सरकार के द्वारा शक्ति बरतने की जरूरत ही नहीं, बल प्रयोग का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग है वो स्वतः ही यातायात नियमों का पालन कर देते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें कि लोगों के द्वारा और क्या आधार है जिसके तहत सत्ता का पालन है वो व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। तो वो आप यहाँ पे देखिए, हम सब समझ रहे हैं कि सत्ता के रूप में, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, सत्ता के रूप को हम नेक्स्ट जो वीडियो है वो समझेंगे, लेकिन आपको जो लास्ट अभी जो मैं बता रहा हूँ वो समझना है कि लोकहित तो आप समझ लिया कि सत्ता का पालन है वो लोकहित में होता है, ठीक है ना, यानी उसका एक गुण है कि लोग सत्ता का पालन क्यों करते हैं, क्योंकि सत्ता की जो व्यवस्था है वो लोकहित में होती है। नेक्स्ट ध्यान रखिए, दबाव, प्रेशर, ये किस तरह से सत्ता के पालन के लिए ज़रूरी है। तो आप देखें कि अनेक बार दबाव व शक्ति का भी सत्ता पालन के लिए प्रयोग करना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं वो किसी अन्य कारणवश सरकार के आदेशों का उल्लंघन कर देते हैं, जबकि उसे ये भ्रम के कारण होता है, तो फिर उस जगह दबाव और शक्ति का प्रयोग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि सत्ता सबके हित के लिए होती है। तो कुछ व्यक्ति हैं वो उस सत्ता को जब चुनौती देते हैं तो सत्ता को मजबूरन दबाव डालना पड़ता है और शक्ति के तहत सत्ता पालन करवाना पड़ता है। कहते हैं ना कि जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं मानते, जहाँ तक मान ले सही है, नहीं मानेंगे तो उनके वो शक्ति बरतना ज़रूरी है। तो वही बात यहाँ पे है कि जैसे जो हम बात करें कि नॉर्मली एक हित में होना चाहिए, अगर कुछ व्यक्ति है वो हित नहीं चाहते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि सत्ता पालन करने के लिए कभी कभी या अनेक बार दबाव और शक्ति का प्रयोग करना जायज़ होता है। प्रत्येक व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर सत्ता के अन्य आधारों का कम प्रभाव पड़ता है, यानी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अन्य जो हमने यहाँ पे बात की है कि उसके तहत लोग उस सत्ता का पालन कर लेते हैं। कुछ ऐसे रूढ़िवादी लोग होते हैं जो सत्ता को नहीं मानते हैं, ठीक है ना, वो मनमानी कर लेते हैं। तो उन पर नियंत्रण रखने के लिए, समाज के सभी के हित के लिए, उनको नियंत्रण रखने के लिए सरकार के द्वारा या फिर सत्ता के द्वारा कहीं ना कहीं दमन व दबाव है वो चलाया जाता है।
तो इस तरह से ये समझना है, जो प्रेशर दबाव है वो भी सतह का एक क्या है, आधार है, यानी पालन, सतह पालन का एक आधार है। तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट जो हम आज का अपना जो टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो हम जब भी पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इस सेकंड लेसन का वो थर्ड पार्ट होगा। इस थर्ड पार्ट के साथ ही अपना ये 12th पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड लेसन है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो थर्ड पार्ट है वो नेक्स्ट इसके बाद अगले दिन है आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि जितना ज़्यादा फैलेगा उतने ज़्यादा लोग हैं वो इस वीडियो के माध्यम से सीख पाएंगे, कवर होंगे, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आपके द्वारा ये जो शेयर किया जा रहा है वो किसी और के लिए सही हो, यानी अच्छा करने का ये एक तरीका भी है। तो इस तरह से आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है। और रुकावटें बहुत सी आती हैं, लेकिन अपना टारगेट क्या है, हमें पढ़ना है। कंटिन्यू जो पढ़ते हैं वही सफल होते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है आपकी जो स्टडी है वो